चाहेंगे डॉक्टर नीरज के पवन, शासन सचिव श्रम विभाग, कोरोना में बाल श्रम की स्थिति पर प्रकाश डाले। नमस्कार सर। जैसा कि सर समित ने भी बताया कि बाल श्रम एक अपराध भी है और एक सामाजिक बुराई है, जिसमें न केवल श्रम विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, उसके अलावा पुलिस सब मिल करके इसमें लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में लगभग हर वर्ष 2000 के आसपास बच्चों को अवमुक्ति भी कराई गई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारी समस्या अभी बाकी है सर। यूनाइटेड नेशंस ने इसीलिए इस 2021 वर्ष को इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर डिक्लेयर किया था। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार पिछले वर्ष की 12 जून से ही इस पूरे साल भर को श्रम विभाग ने कोशिश किया है कि कहीं पर भी जो बाल श्रम जो नियोजन में लगाए जाते हैं वहां पे उनको लगाया ही ना जाए और ऐसे परिसर तैयार किए जाएं जहां पर वो खुद अपना बोर्ड लगाएं कि इस संस्थान में किसी भी प्रकार के बाल श्रमिक को संबद्ध नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रयास श्रम विभाग के माध्यम से पूरे राजस्थान में लगातार किए जा रहे हैं सर। जहां जहां इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उन इंडस्ट्रियल एरियाज के एसोसिएशंस के साथ बात करके उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है कि उनके संस्थानों में किसी भी प्रकार का चाइल्ड लेबर वो संबद्ध नहीं करेंगे। जो नए कानून की व्यवस्था है सर, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार का नियोजन, पहले ये व्यवस्था थी कि जोखिमपूर्ण में नहीं लगा सकते, लेकिन जो अब संशोधन के उपरांत जो नई व्यवस्था है उसमें 14 साल से नीचे का कोई भी बालक या बालिका वो किसी भी प्रकार के नियोजन में संबद्ध नहीं किया जा सकता। उसको राइट टू एजुकेशन का, उससे शिक्षा का अधिकार है, वो बच्चा स्कूल ही जाए, इवन घर में, ढाबों में, होम केयर के लिए भी उसको नहीं लगाया जा सकता। तो 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को किसी भी प्रकार के नियोजन में नहीं लगाया जाए, उसकी जानकारी का, उसके बारे में अवेकनिंग सब लोगों में आए, उसके लिए श्रम विभाग सभी अन्य जो संगत डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिलकर के लगातार कार्रवाई कर रहे हैं सर। एक महत्वपूर्ण चीज जो कोरोना काल में हो पाई, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, जब सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी और मजदूरों का पलायन हो गया था, तो चूंकि इंडस्ट्री बंद थी तो सारे जो बाल श्रमिक थे वो भी जा चुके थे। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका था जिसको हमने कैच करने की कोशिश की कि जब इंडस्ट्री वापस चालू हो और अनलॉक 1, अनलॉक 2, 3 जो प्रोसेस चालू हुई, जब इंडस्ट्री वापस से चालू हुई तब उस समय हमने ये कोशिश किया है कि अब बाल श्रमिक उन राज्यों से नहीं आए। ज्यादातर जैसा समित ने बताया सर कि 2 तरह की प्रॉब्लम है। हम राजस्थान रिसीविंग स्टेट है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और यूपी के लिए वहां से बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ पर काम करते हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो दक्षिण राजस्थान के जिले हैं वहां से बच्चे जाते हैं। तो एक तरफ तो बच्चे इन राज्यों से आते हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चे गुजरात और इसमें जाते हैं सर। तो दोनों तरफ पे हमने काम किया है सर। जिस समय पे बीटी कॉटन का टाइम आता है उस समय पे बच्चे हमारे पलायन नहीं करें, उसके लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर भी कोशिश की गई है कि वहां के सरपंच, वहां के पटवारी और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो CLTF चाइल्ड लेबर टास्क फोर्स बनी हुई है उसका भी काफी सहयोग हमें मिला है। जिला कलेक्टर साहबान पूरे राज्य में हमारे लिए इसमें काफी सहयोग उन्होंने किया है कि जो बच्चे जाया करते थे, बरसों से जाया करते थे, वहां नाके भी लगाए जाते हैं आजकल, और ताकि वो बच्चे ना जान पाए। उसी के साथ साथ सर माननीय मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जिन राज्यों से बच्चे हमारे राज्य में आते हैं, यानी कि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उनके मुख्य सचिव महोदयों को चित्र पत्र भी लिखा गया है कि जिन बच्चों को अवमुक्त करा के हम यहाँ से भेज देते हैं वो बच्चे वापस ना आ जाएं या उनके परिवार के दूसरे बच्चे ना आ जाएं। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं सर कि ओरिजिनल स्टेट से ही बच्चे ना आए ताकि हम उन बच्चों को यहाँ से बार बार भेजने का वो नहीं हो पाए। आखिरी चीज जो प्रयास श्रम विभाग के माध्यम से किया गया सर, रेलवे से ज्यादातर बच्चे आया करते थे, तो पुलिस महानिदेशक रेलवे के साथ भी एक ज्वाइंट मीटिंग की गई और पत्र भी लिखा गया उनको कि रेलवे के जो हमारे RPF के और जो GRP के जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अगर कोई दलाल या उनके परिवार का कोई व्यक्ति लेकर के आ रहा है तो वो उसकी सूचना हमें जो संबंधित जिले में जहां पर ही हो रहा है वहां की बाल कल्याण समिति को दें और ताकि उन बच्चों को रिपेट्रिएट किया जा सके। आखिरी बिंदु सर, चूंकि ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और सबने को मिलकर के इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए सर चूंकि जब तक इसका रूट कॉज जो है, जब परिवार के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर और बच्चा
हम सभी संकल्प लें आज के दिन कि न केवल हमारे परिवार में बल्कि कहीं पर भी कोई छोटू या किसी इंडस्ट्री में कोई पानी पिलाने वाला या घर पे भी काम करने वाला 14 साल से बच्चा कोई नजर आता है तो जरूर 1098 पर या जो हमारी श्रम विभाग की हेल्पलाइन है 1800 उस पर या 100 नंबर पर कहीं पर भी सूचित करें ताकि ये जो ज्वाइंट एफर्ट है वो पूरा हो सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बाल तस्करी बाल श्रम का एक अत्यंत घृणित और भयावह चेहरा है। आइए हम जानते हैं राजस्थान राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। श्री राजीव शर्मा, आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान हैं, आपसे आग्रह करना चाहेंगे राजस्थान में बाल श्रम और बाल तस्करी की रोकथाम के लिए शासन स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जानकारी हम तक पहुंचाएं। श्री राजीव शर्मा। श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान। हम शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहां कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आइए आज की वेबिनार को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है और कई कार्य योजनाओं की क्रियान्विति की जानी है। श्री निरंजन आर्य, आप मुख्य सचिव राजस्थान हैं। विनम्र आग्रह, जानकारी हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्य सचिव महोदय। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री श्रम विभाग, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, माननीय अध्यक्षा जी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं आज के इस वेबिनार में भाग लेने वाले अधिकारी साथियों, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष को चाइल्ड लेबर और उसके खात्मे के लिए, एलिमिनेशन के लिए यूएन ने 2021 का वर्ष घोषित किया है। बाल श्रम एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो हम विगत कई वर्षों से देख रहे हैं। भारत में और राजस्थान में भी इस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास हुए हैं। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में ही एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की थी। उसी प्रकार इसी बात की महत्ता एवं सीरियसनेस को देखते हुए 2013 में राजस्थान सरकार ने बाल अधिकारिता विभाग की भी स्थापना कर दी थी। अभी हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत किए, उन दस्तावेजों में भी बालकों के लिए कल्याण की बातें कही गई थी। नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 के बजट में घोषित किया। उसी तरह से हाल ही में अभी एक फॉस्टर केयर स्कीम भी राजस्थान में चलाई गई है। पूरे राज्य में प्रत्येक जिले में बालकों की देखरेख के लिए केयर सेंटर चल रहे हैं, जिनमें सरकारी एवं एनजीओज भी शामिल है। अभी हमारे दोनों सचिवगण बता रहे थे
कि हेल्पलाइन भी काम कर रही है और ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स भी बना हुआ है। इस तरह से जो इस समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर पे जो आवश्यक इंफ्रा और मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि राज्य में पूरा बनाया गया है और हम नियमित रूप से ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो। सभी जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वर्ग से आता है। अगर 18 साल की कम उम्र के युवाओं की गणना की जाए तो ये किसी भी राज्य का या हमारे यहाँ भी लगभग 40% हिस्सा होता है। तो अगर हमारी आबादी 7 करोड़, 7.5 करोड़ या 8 करोड़ मानी जाए और उसका 40% हिस्सा ये है, तो हम समझ सकते हैं कि राज्य में लगभग 3 करोड़ के आसपास का ये पॉपुलेशन है। और इसलिए किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े वर्ग को फोकस तरीके से समन्वित करना, नियंत्रित करना एवं उनके विकास की सारी संभावनाओं को तलाशना और उन्हें क्रियान्वित करना, ये राज्य की प्राथमिकताओं में होता है। हाल ही में कोविड-19 ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक व्यापक ऋणात्मक प्रभाव दिया है। अब दुनिया भर में ये चर्चाएं चल रही है कि इस कोविड-19 का बाल श्रमिकों के संसार में या इनके परिवेश में क्या असर पड़ा होगा। और ये यूएन ने भी काफ़ी बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया और हमें आगाह किया, दुनिया को आगाह किया कि कहीं ऐसा न हो कि इस कोविड-19 के प्रभावों से जो अभी तक हमने चाइल्ड लेबर के मामले में एक मुकाम हासिल किया है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोविड-19 के इफेक्ट या इम्पैक्ट से हमने वो जो प्राप्त किया, हमने वो जो प्रगति की, हमने वो थोड़ी बहुत सफलता जो अर्जित की, उस पर कोई नुकसान हो, उसमें कोई कमी ना हो। क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया, कोविड के कारण स्कूलें बंद हुई, कोविड के कारण फैक्ट्रियां भी बंद हुई और इन सब का असर परिवार पे पड़ा। इनकम रिड्यूस हुई परिवार की, तो लगा कि इन बच्चों को कुछ रोजगार पे भेजा जाए। स्कूलें बंद हुई तो भी लगा कि एक मैन पावर गरीब परिवारों को मिला, तो कहीं ये संभावना तो नहीं है कि इस कोविड के कारण बाल श्रमिकों की समस्याएं जो पूर्व में थी, थोड़ा उसमें वृहद स्वरूप सामने आया है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हमको सोशल प्रोटेक्शन की कार्रवाई करनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब इस समस्या से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स आपस में चर्चा करें, डायलॉग करें, सोशल डायलॉग हो। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2021 को ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में इस समय लगभग 15 करोड़ के आसपास चाइल्ड लेबर है। तो अब इतनी बड़ी संख्या को देखने के लिए मैं सोचता हूँ कि हमें पोस्ट कोविड में जिस तरह से एक नए नॉर्मल की बात की जा रही है, एक रीइमेजिन करने की बात है कि इस नई व्यवस्था में इस समस्या का हम कैसे समाधान करें। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि राज्यों को लेबर स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, कुछ नई नीतियाँ बनानी पड़ेगी और कुछ कार्यक्रम भी तय करने पड़ेंगे। और उन्हीं बातों के इर्द गिर्द राजस्थान सरकार ने, मैं सोचता हूँ कि 2020-21 और हाल ही के बजट में कोविड के बावजूद इस क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया है। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बच्चे कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं किसी भी दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, उनके पेरेंटहुड की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो इन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए एक व्यापक पैकेज दिए जाने की बात है। मैं सोचता हूँ उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राजस्थान सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य में पूर्व से भी कुछ योजनाएं चल रही है जिनके चलते इस तरह के श्रमिकों को, इस तरह के बच्चों की पुनर्स्थापना एवं जिस क्षेत्र में इन बच्चों को रहना चाहिए वहां पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः पूरे राजस्थान में जो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी आज इस विषय से जुड़े हुए हैं, वो भी निश्चित रूप से इस दिशा में कार्रवाई करेंगे और किस तरीके से
पूरे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में ये समस्या न हो उसको सुनिश्चित करेंगे। कहीं मैंने आज देखा था सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि श्री कैलाश सत्यार्थी जी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है और ये भारत के बहुत बिरले नागरिक है जिनको कि इतना अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और आज हमारे इस विषय में शामिल है। इन्होंने पूरा बचपन बचाओ आंदोलन का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इन्होंने अपना कार्य किया, ये इसके एक तरह से प्रेरणा माने जाते हैं। और सर मुझे याद है कि 2002 या 2003 में जब मैं जिला कलेक्टर अजमेर था और संभवतः कैलाश सत्यार्थी जी तो हो सकता है उनको याद हो और भूल भी गए होंगे, लेकिन वो इसी समस्या को लेकर एक बार अजमेर आए थे और वो मेरे कार्यालय में भी आए थे और मेरे कार्यालय में भी आके मेरे से उन्होंने इस विषय पे बड़ी गंभीर चर्चा की थी और मैं उनके कमिटमेंट को और उनकी चिंता को देख के बड़ा प्रभावित हुआ था और संभवतः वो उस समय से लगातार इस कार्य में लगे रहे और जिसकी अंतिम परिणति इनके कार्य को नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में मिली। तो आज वो भी हमारे साथ में हैं, इसलिए हम सबको मिलके ये एक दो बातें जो मैं सोचता हूँ कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो बचपन है, बालकों का जो जीवन है, उस जीवन को किस तरह से हम सुगंधित करें, किस तरह से उनका बचपन महके, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक कहीं आज देखा मैंने लिखा हुआ कि ये बचपन का ऐसा समय है जिसमें इनको अपने सर पे ईंट और पत्थर नहीं उठाना है, इनको किताबें उठानी चाहिए। कैरी बुक्स नॉट ब्रिक्स। हमारे लिए संदेश है कि हम इन बच्चों को स्कूल भेजें, सेंड देम टू स्कूल्स नॉट टू द वर्क। एक और संदेश है कि चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड और फैक्ट्रीज बट चिल्ड्रन शुड वर्क ऑन देयर ड्रीम्स। बचपन में जो व्यक्ति सपने देखता है, मेहनत करता है और उन सपनों के इर्द गिर्द अपने कैरियर की, जिसे कहना चाहिए कि प्रगति को बुनता है, तो हमें व्यवस्था को, सरकारों को ये जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट फेयर बिकॉज दे नीड लव एंड केयर। इसी भावनाओं से राज्य सरकार कार्य कर रही है और हमारा जो आयोग है श्रीमती संगीता बेनीवाल जी का, हम देखते रहते हैं कि बड़ी सक्रियता से ये भाग रही है, दौड़ रही है। जब भी कोई घटना होती है तो ये पहुंचती है और सरकार के समक्ष उन बातों को पहुंचाया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता से इन बिंदुओं को लेके राजस्थान में बाल श्रम की समस्याओं के समाधान में प्रयत्नशील है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। राजस्थान में बाल श्रम और बाल तस्करी की रोकथाम हेतु शासन स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आग्रह करना चाहेंगे श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, श्री कुलदीप रांका एवं शासन सचिवगण, राजस्थान पुलिस द्वारा इस संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल गठित है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट्स का गठन राज्य सरकार के आदेश द्वारा किया जा चुका है। सभी थानों में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की तैनाती भी की गई है, जो निरंतर बालकों से संबंधित सभी प्रकरणों की देखभाल और जानकारी रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस द्वारा नियमित रूप से बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति में धकेले गए बच्चों की तलाश एवं मुक्ति कराने हेतु विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। महोदय, गत वर्ष इस प्रकार के 2 अभियान आशा प्रथम एवं द्वितीय मार्च माह में एवं अगस्त में चलाए गए, जिनके दौरान बाल श्रम करते हुए 671 बच्चों को मुक्त कराया गया। चूंकि इस प्रकार के अपराध में गुमशुदा बच्चों के इस्तेमाल किए जाने की भी काफी संभावना रहती है, अतः समय समय पर गुमशुदा बच्चों की को पहचान करके और उनको दस्तयाब करने के लिए भी समय समय पर नियमित अभियान चलाए जाते हैं। इस तरह का अभियान महोदय 2021 में फरवरी मार्च में ऑपरेशन मिलाप
चलाया गया, जिसके दौरान 1175 गुमशुदा बच्चों को दस्तयाब किया गया। बाल श्रम को स्पेसिफिकली रूप से टारगेट करते हुए एक विशेष कार्यक्रम मासूम गत अगस्त माह से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत गत वर्ष अगस्त से दिसंबर 258 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 449 बच्चों को मुक्त कराया गया एवं 161 नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। महोदय, राजस्थान पुलिस द्वारा प्रत्येक वर्ष चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाती रही है। 2019 में 636 प्रकरण इस तरह के दर्ज हुए थे सर, जिनमें 1419 बच्चों को मुक्त कराया गया। इसी तरह 2020 में 554 प्रकरणों में 1451 बच्चों को मुक्त कराया गया। इसी तरह सर पैरवी, जो एक बहुत अहम पहलू है इन मुकदमों का, कि चालान के पश्चात जो अदालत में हमारे केस चल रहे हैं उनमें फैसला हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। इसके लिए महोदय 2019 से जो हमारे केसेस ट्रायल में हैं उनके लिए एक विशेष प्रयास किया गया, जिसमें एनजीओ की भी मदद ली गई ताकि हमारे केसेस को प्रभावी तौर पे पेश किया जा सके। इसमें एक चैलेंज रहती है, जो बच्चे दस्तयाब होते हैं बाल श्रम से, वो चूंकि अलग अन्य राज्यों के आते हैं और वो वहाँ वापस चले जाते हैं, तो उनको यहाँ पर आना उनका और अदालत के समक्ष गवाही देना, तो उसमें कुछ प्रयास किए गए, जिसके कारण सर 19 और 20 में 6 ऐसे प्रकरण पहली बार लंबे समय बाद सर कोर्ट से फैसले आए बाल श्रम के, जिसमें 4 प्रकरणों में मुलजिमों को आजीवन कारावास और भारी जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है सर। महोदय, चाइल्ड लेबर जैसा प्रारंभ में सचिव महोदय ने बताया कि राजस्थान में एक बड़ी समस्या है और देश में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद हमारा तीसरा स्थान आता है चाइल्ड लेबर की जो संख्या है देश में सर। और जो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं सर जिसमें हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट है वो जेम एंड ज्वेलरी है सर, एम्ब्रॉयडरी है, बीड़ी मेकिंग, कारपेट वीविंग इत्यादि। तो पर जो पूर्व में भी आया सर कि 5 राज्य ऐसे हैं सर जिनसे हमारा बहुत सीधा सीधा संपर्क है, चाहे हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हों जैसे गुजरात, और चाहे वहाँ के बच्चे यहाँ आते हों सर जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और एवं यूपी। तो उसमें सर निवेदन है कि हमारे को आवश्यकता है कि इन राज्यों के साथ हमारा बेहतर समन्वय हो सर, और एक संस्थागत तौर पे चाहे हम MOU करें सर, एक संस्थागत तौर पे नियमित रूप से इसकी समीक्षा हो सर कि जो हम बच्चे यहाँ से जो दस्तयाब होके वहाँ जा रहे हैं उनका पुनर्वास हो रहा है नहीं हो रहा है उनको, ताकि वो एक चेन नहीं बनी रहे सर कि हमने दस्तयाब किए, केस बनाया, वापस भेजे और फिर एक दूसरी चेन में फिर वापस बच्चे आए, फिर पकड़े गए, फिर वापस भेजे गए। तो ये इसको रोकने के लिए ज़रूरी है सर कि सभी सरकारें मिलके ऐसा एक प्लान तैयार करें सर कि जो एक बार जिस परिवार से एक बार बच्चे आए उस परिवार के बच्चे कम से कम दोबारा इसका शिकार ना बने सर। इसके साथ साथ सर जो हमारे विभिन्न विभाग इसमें लगे हुए हैं सर, पुलिस है, लेबर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट है, इनके बीच और बेहतर समन्वय अगर हम करेंगे तो और हमारे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं सर। जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का गठन है, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये यूनिट्स काम करती हैं, तो वो और इसकी अगर समीक्षा और नियमित रूप से हो तो सर इसमें और अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं सर। और आखिरी बिंदु सर जो मुख्य सचिव महोदय ने भी उठाया सर पुनर्वास का है, तो जो कंपनसेशन सर जो इन केसेस में बच्चों को मिलता है जो बाल श्रम से मुक्त कराए जाते हैं उसकी प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। तो ये देखा गया है सर कि ज़्यादातर प्रकरणों में उनको कंपनसेशन अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सर यदि उसको अगर सरल किया जा सकेगा तो जो बच्चे वापस इसमें जुड़ते हैं उनको इसमें रोका जा सकेगा। सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार देना चाहूँगा सर कि जो आपने जिला स्तरीय जो स्पेशल यूनिट्स क्राइम अगेंस्ट विमेन में जो उपाधीक्षक स्तर की थी उसको आपने गत समय में अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का किया है सर। तो पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सर उसको प्रभारी बनाया गया है सर जिले में, जो समस्त कार्य पुलिस का है जो बच्चों और महिलाओं का, जिसमें बाल श्रम भी शामिल है सर, भिक्षावृत्ति में लीन बच्चे भी शामिल हैं। तो वो अतिरिक्त पुलिस स्तर का अधिकारी होने से
इसको और संवेदनशीलता बढ़ेगी सर, और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई राजस्थान पुलिस कर पाएगी। इसके लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। और राजस्थान पुलिस सर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने में और इस अपराध को रोकने में सर लगातार जुटी हुई है सर, और आपके निर्देशन में आगे और भी बेहतर कार्रवाई करेंगे सर। जय हिंद सर। धन्यवाद। बाल श्रम उन्मूलन सामाजिक अवधारणा का दृष्टिकोण और बदलाव हेतु भविष्य की राह, इस विषय पर हम चर्चा करें। दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, संस्थापक बचपन बचाओ आंदोलन। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकारिता विभाग और श्रम विभाग की ओर से आयोजित इस वेबिनार में अनुरोध है इस विषय पर आप अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। आदरणीय भाई अशोक गहलोत जी, भाई निरंजन आर्य जी, राजीव जी, संगीता जी, बहनों और भाइयों, आप लोगों की आज के दिन यहाँ मौजूदगी और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता इस बात का प्रमाण है कि हमारा राजस्थान प्रदेश बाल श्रम के प्रति सचमुच गंभीर है और उसका निराकरण चाहता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी उद्घोषिका है कि मैं दिल्ली में अपने घर से बात नहीं कर रहा हूं, हमारे राजस्थान बाल आश्रम से बैठा हुआ बात कर रहा हूं। पिछली बार भी अशोक भाई से जब बात हो रही थी तो मैंने कहा कि पूरा साल लगभग राजस्थान में ही गुजर गया हमारा। ये सुरक्षित जगह है। बार बार ये भरोसा होता है कि आप लोग कोविड को हमसे दूर रख पाएंगे और ये आप कर पाते हो, इसलिए दिल्ली में रहने के बजाय हमने यहाँ रहना सुरक्षित समझा। बहुत अच्छी बातें अभी कही गई हैं। परसों ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से और मैं भी उसमें एक प्रमुख वक्ताओं में था। यूनाइटेड नेशंस की कई संस्थाओं के मुखिया थे, ILO के, यूनेस्को की, यूनिसेफ की जो अध्यक्षा हैं वो। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात थी कि ये जो 8 मिलियन या लगभग 80-84 लाख बच्चे बड़े हैं दुनिया में बाल मजदूरी में, वो महामारी शुरू होने के पहले का आंकड़ा है। ये महामारी शुरू होने के बाद बच्चों पर गंभीर असर पड़ेगा, इसके लिए पिछले साल मार्च में मैंने अपने करीब 80 नोबेल पुरस्कार विजेताओं जो अलग अलग विषयों के हैं, क्योंकि शांति पुरस्कार विजेता तो बहुत कम हैं, 2 दर्जन के लगभग हैं, लेकिन बाकी लोग, और कई राष्ट्राध्यक्षों और भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों को जोड़कर ये बात उठाई, मिलाकर एक सम्मेलन किया और ये बात उठाई कि ये कोविड का प्रत्यक्ष या परोक्ष असर बच्चों पर पड़ेगा। स्कूल तो बंद होंगे लॉकडाउन में, लेकिन इसके बाद हमने इबोला के दौरान देखा, अर्जेंटीना में लंबी हड़ताल चली, स्कूल बंद रहे 1.5 साल, तो उसका असर देखा। दुनिया के कई देशों में देखा कि जब इस तरह की त्रासदी होती है तो फिर बच्चे स्कूलों में वापस नहीं लौट पाते बड़ी संख्या में, खासकर गरीबों के बच्चे, और वो कहीं बाल श्रम में, कहीं बाल बंधुआ मजदूरी में, वेश्यावृत्ति में धकेले जाते हैं। मैंने वहाँ कई देशों के मंत्री थे परसों की लॉन्च के दौरान, और पूरी ILO और यूनाइटेड नेशंस की जो सेंट्रल ऑफिसेज हैं और राज्य देशों के ऑफिसेज हैं उनके मुखिया थे। तो मैंने एक बात कही कि आज दुनिया में जितनी जानकारी है और इस समस्या के समाधान के बारे में जितना अनुभव है, हमारे पास जितने संसाधन हैं, उसके चलते अगर एक भी बच्चा कहीं बाल मजदूरी करता है तो हमें आईने में देखने की जरूरत है कि गड़बड़ कहाँ है। और कल फिर यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं ने इसको ईद को मनाया, बाल श्रम विरोधी दिवस की, उसमें भी मैं एक प्रमुख वक्ता था। यूनाइटेड नेशंस की डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल थी और
यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष वगैरह सब थे। तो मैंने उनसे एक बात कही कि आप लोग थोड़ी देर के लिए एक माँ की तरह सोचो, पिता की तरह सोचो, दादा दादी की तरह सोचो, भाई या बहन की तरह सोचो, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे कहने से। दुनिया भर के कई मंत्री भी थे, शायद राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे कुछ श्रोताओं। तो मैंने कहा कि आप माँ की तरह, पिता की तरह सोचो कि क्या जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों को पीछे धकेल के रख सकते हैं, और अगर कोई पीछे धकेल के रखता है आपकी बढ़ने की प्रक्रिया में, तो क्या आप उसे सहन कर सकते हैं? ये कैसे संभव है कि आज दुनिया में 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हो रहे हैं? इन संसाधनों के बाद, जानकारियों के बाद, कानूनों के बाद सब लोग सुनते रहे, चुप रहे। कई लोगों ने बाद में जब चर्चा हुई होगी उनके आपस में, जो वर्कशॉप्स हुए उसमें बहुत बार चर्चा हुई। हमारे पास सब कुछ है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में बहुत काम हो रहा है दूसरे कई राज्यों के मुकाबले, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये खुद आपके मुख्यमंत्री जी जो बैठे हैं, कोई तारीफ की बात नहीं है, मैं फोन पे भी उनकी तारीफ कर देता हूं या उनको शिकायत भी कर देता हूं। तो चाहे वो यहाँ के बच्चे गुजरात में जाके ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हों, चाहे अन्य राज्यों के बच्चे राजस्थान में आके काम कर रहे हों, उन सभी मामलों में पुलिस की मुस्तैदी के बगैर, राज्य आयोग की मुस्तैदी के बगैर, और हमारे सचिवों के और खासकर चीफ सेक्रेटरी की मुस्तैदी के बगैर ये संभव नहीं हो सकता था। तो ये बहुत अच्छी टीम है, और चूंकि मेरा ये बहुत कार्य क्षेत्र है, इसलिए मुझे बहुत और ज्यादा अपेक्षा है कि हम इस बुराई को यहाँ से खत्म करें। जहां तक अवधारणा की बात है, बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि गरीबी के कारण बाल मजदूरी है। असलियत यह है कि गरीबी, बाल मजदूरी, बीमारी और अशिक्षा एक ऐसा दुष्चक्र है जो एक दूसरे का पूरक है। हमें सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये समझ रखनी चाहिए। जिस वक्त दुनिया में कोरोना शुरू होने से पहले 20 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी, 20 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार थे, उस समय 15 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, और करीब 6-7 करोड़ बच्चे अल्पकालीन बाल मजदूरी कर रहे थे। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा बराबर के लगभग है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक बाल मजदूर एक वयस्क को बेरोजगार बनाकर काम कर रहा है। जब माँ बाप बेरोजगार हैं तो बच्चों को क्यों काम दिया जाता है? अवधारणा की बात नहीं कर रहा। दूसरा कि 20 करोड़ बच्चे ही शिक्षा से वंचित थे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एज के बच्चे हैं वो दुनिया में नहीं जा पा रहे थे स्कूल। तो ये त्रिकोणात्मक संबंध बन गया है। अभी कोरोना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि एक स्वास्थ्य भी एक बहुत गंभीर समस्या है। जिस तरह की दुर्गति देश के अंदर हमने देखी है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह चरमराती हुई नजर आई है, सबको पता है। हम लोग किसी न किसी रूप में उसके भुक्तभोगी हैं सभी लोग। तो पहली बार ये मुद्दा उठा, अभी जो जनरल असेंबली, जो एनुअल असेंबली होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि बच्चों का मुद्दा भी उसमें लाया जाए, और मुझे प्रमुख वक्ता की तरह वहां बुलाया गया उनके सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ने। तो मैंने वहां भी ये मुद्दा उठाया। दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्री हमारे उसमें मौजूद थे, श्रोता थे, कि देखिए अगर हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते तो जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं वो अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ रहने वाले परिवारों के बच्चे बाल मजदूरी के लिए अभिशप्त होते हैं। तो ये पूरा का पूरा 4 चीजों का दुष्चक्र है जिसे हमें मिलाकर देखना चाहिए। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, लेकिन 1-2 बातें और कहना चाहता हूं। जो बात अभी उठाई है राजीव जी ने कि पुनर्वास की बात, ये बहुत ही जरूरी चीज है। हमारे यहाँ राजस्थान में जो बच्चे मुक्त होते हैं, और जो राजस्थान के ही बच्चे हैं, उनको जितने शीघ्र एक टाइम बाउंड तरीके से उनका पुनर्वास हो सके। जहां तक मुझे स्मरण है कि एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी ने आज से 3-4 साल पहले घोषित की थी, वो पुनर्वास और उसके लिए ही थी कि कैसे उसकी रोकथाम हो। मुझे यकीन है कि उस योजना पर अमल हो रहा होगा, लेकिन मैंने भी कहा था कि इसमें जो भी हम लोग
सहयोग कर सकते हैं या मिलके सलाह मशविरा कर सकते हैं, उसके लिए हमारा संगठन, यहाँ तक कि मैं खुद तैयार रहूंगा। तो पुनर्वास एक चीज है। और दूसरी चीज जो कन्विक्शन की है, आप लोगों ने ये कीर्तिमान कायम किया है, बगैर प्रोसिक्यूशन के कोर्ट तक ये मामला इतना गंभीर रूप से कैसे जा सकता था और लिया जा सकता था कि पहला राज्य है राजस्थान जहां की आजीवन कारावास की सजा बाल मजदूरी कराने वाले को हुई, और पूरी दुनिया में इसकी मैंने चर्चा की। और मैं चाहता हूं कि ये जो एक जगह एक एग्जाम्पल सेट हुआ है, वो बाकी कोर्टों में भी और बाकी जिलों में भी हो सकता है। इसके प्रयास हमें किए जाना चाहिए। तो बहुत जल्दी से कन्विक्शन हो सके और बहुत जल्दी से पुनर्वास हो सके। जहां तक यहाँ से जाने वाले बच्चों का मामला है, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स है। तो उस स्कीम के तहत उन राज्यों में उनका पुनर्वास होगा। लेकिन आप उनकी चिंता कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है, सुकून देने वाली बात है। तो हम लोगों को ये एहसास रखना चाहिए कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर हम उनको आज़ाद नहीं कराते तो हम अपने संविधान के कर्तव्यों का पालन नहीं करते। सतत विकास लक्ष्यों का कोई भी विकास लक्ष्य हम पूरा नहीं कर सकते अगर हम बच्चों को बाल मजदूरी से नहीं हटा पाते। इसका अर्थ है कि हम उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाते, इसका अर्थ है कि हम उन्हें स्वस्थ नहीं रख पाते, इसका अर्थ ये भी है कि हम उनकी जो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी है, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी है, उससे उन्हें निजात नहीं दिला पाते। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हम संविधान में दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे धर्मों के साथ हम मजाक कर रहे हैं, हमारी संस्थाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। एक भी बच्चे का मतलब है कि कहीं ना कोई बुनियादी बीमारी बनी हुई है। ये मामला सिर्फ कल्याण का नहीं है, ये मामला सिर्फ विकास का नहीं है, ये मामला मानवता का मामला है, मानव अधिकारों का मामला है, ये मामला हमारे भीतर की करुणा का मामला है। हुए मुझे भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर राजस्थान को एक बाल मित्र राज्य बना पाएंगे और इस बुराई का अंत कर पाएंगे। आज के दिन के लिए मैं बधाई आपको दे रहा हूं कि आप इकट्ठे हैं यहाँ। और मुझे याद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब सबसे पहले 1998 में हमने 80,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल के वहां पहुंचे थे, तो ये रखा था प्रस्ताव कि आज के दिन किसी दिन को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाए। 4 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में जिद्दोजहद चली और मैं हर साल जाके दरवाजे खटखटाता रहा, मेरे साथी भी और कई लोग। तो कुल मिला के हुआ कि सन 2002 में ये घोषित हो गया कि 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाएगा। मुझे व्यक्तिगत खुशी है, इसलिए मैं बहुत ही हृदय से आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। एक दिन पहले माँ की मृत्यु हुई, 2 दिन बाद पिता की। अबोध बच्चे समझ नहीं पाए कितना बड़ा भावनात्मक अभाव, संरक्षण और वात्सल्य का अभाव उनके जीवन में आ गया था। खैर, ये अभाव तो एक हद तक ही पूरा किया जा सकेगा, लेकिन कोरोना से अकेले हुए बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य के लिए हम निश्चित ही प्रतिबद्ध हैं। कोरोना में बहुत सारे किशोर और बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। बाल श्रम मुक्त राजस्थान के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ बहुत सारी संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया। कैसे थे वो प्रयास और कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती संगीता बेनीवाल जी से। आप माननीय अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करती हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस गंभीर विषय पर समय निकाला। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जी जूली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, मुख्य सचिव श्री निरंजन जी आर्य, डीजीपी श्री राजीव शर्मा जी, डॉक्टर शमित शर्मा जी, डॉक्टर नीरज के पवन जी, श्री कैलाश सत्यार्थी जी जो कि संस्थापक हैं बचपन बचाओ आंदोलन से, साथ ही में श्रीमान कुलदीप राका जी, समस्त प्रदेश के जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, बाल आयोग के सभी माननीय सदस्यगण, बाल कल्याण समितियां, बाल जेजे बोर्ड के मेंबर्स,
तथा समस्त बालकों के लिए जो कार्य कर रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं। मुख्यमंत्री जी, हमें ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हम आपकी प्रेरणा से काम करते हैं। आपके अनुभव व आपके विजन का फायदा न सिर्फ हमें मिलता है, बल्कि इसका फायदा राजस्थान की जनता को भी मिलता है। राजस्थान की जनता सौभाग्यशाली है कि आप जैसे जननेता और मुख्यमंत्री हमको मिले। मुख्यमंत्री जी हमेशा से बच्चों के लिए अति संवेदनशील रहते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। दुनिया भर में लाखों बच्चों को वैतनिक या अवैतनिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उन्हें शिक्षा, खुशहाल बचपन और एक समृद्ध भविष्य से वंचित करता है। ग्रामीण भारत के बच्चे बाल श्रम के रैकेट से अधिक प्रभावित होते हैं। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 12 जून 2021 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कल्पना अनुसार बाल श्रम मुक्त राजस्थान विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि लगभग 2 सालों से हमने बच्चों से संबंधित अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए काफी प्रयास किए हैं और समय समय पर विभागों को भी सूचित कर बच्चों के अधिकारों संबंधी रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री जी, हम सभी को पता है कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, अभी भी हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। इस महामारी ने आज हमारे परिवारों को बहुत प्रभावित किया है। कोरोना ने न केवल बड़ों बल्कि बच्चों को भी प्रभावित किया है। हमारे पास फोन द्वारा, मेल द्वारा, हेल्पलाइन नंबरों के द्वारा कोरोना से प्रभावित हुए बच्चों को लेकर सूचनाएं आती हैं। महोदय, इन सभी सूचनाओं को लेकर आयोग द्वारा उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं, जिसमें वर्ष 2020-21 में राज्य के अंदर लगभग 1790 और राज्य के बाहर लगभग 570 बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है। वहीं टीम के द्वारा समय समय पर ऐसे औद्योगिक या फैक्ट्रियां जहां बच्चों को रखकर उनसे बाल श्रम कराया जाता है, जैसे चूड़ी बनाने के अवैध कारखाने हैं, जिनमें अधिकतर ये देखा गया है कि बच्चों को गुपचुप रखकर बाल श्रम कराया जाता है। मेरे और आयोग के सदस्यों द्वारा समय समय पर ऐसी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जाती है। वहीं आयोग ने कोरोना में अनाथ हुए व सिंगल पेरेंट बच्चों की जानकारी और उनके आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए समस्त जिलों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, CWC, पंचायत विभाग व साथ ही साथ स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से, साथ में सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सहयोग द्वारा जानकारी प्राप्त की है। महोदय जी, अभी प्रारंभिक तौर पर ऐसे बच्चे चिन्हित किए जा रहे हैं जिसमें मार्च 2020 के बाद लगभग 719 बच्चे अनाथ, लगभग 14 परित्यक्त और लगभग 3000 के करीब एकल अभिभावक शामिल हैं। महोदय, मैं आपको व मौजूदा मंत्री महोदय को एवं अधिकारी गणों को एक जानकारी से अवगत कराने जा रही हूं। महोदय, इन दिनों कुछ फर्जी संस्थाएं जो बच्चों को गोद लेने के नाम व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेस भेज रहे हैं और उनके द्वारा अवैधानिक तरीके से बच्चों को गोद लेने की बात की जा रही है। लगातार मिल रही ऐसी सूचनाओं को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है और मीडिया, जिलों में कार्यरत CWC और NGO के जरिए भी यह संदेश आम जन को दिया है कि किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही जरूर करें। बिना किसी कानूनी कार्यवाही के किसी भी बच्चे को गोद ना ले। इन सभी बिंदुओं को लेकर भी आयोग मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर है कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो और उनका संरक्षण और अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे। साथ ही साथ महोदय, भामाशाह और कई सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कई विदेश में रह रहे
हमारे साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा रहे हैं, वो भी सीधा हमसे संपर्क कर कर इन बच्चों के को सहयोग करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा व भरण पोषण हेतु वे आगे आना चाह रहे हैं। माननीय, यहाँ एक तरफ राज्य सरकार, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्वयं सेवी संगठन बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस के कारण स्थितियां पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ व बाल श्रम से ना जुड़ जाए, इस हेतु हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नन्हे हाथ कलम के साथ स्टॉप चाइल्ड लेबर, से नो टू चाइल्ड लेबर की मुहिम के साथ सरकारी विभागों व स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शहरों में ब्लॉक स्तर व ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्य बाल आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन माननीय द्वारा किया गया था। इसी क्रम में नागौर, कुचामन, टोंक, उनियारा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पुष्कर व नसीराबाद में जिलों में बालकों से संवाद कर बालकों के अधिकार हेतु जागरूक करने का अनूठा प्रयास बाल आयोग द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे कि विशेषज्ञों द्वारा कोरोना तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है और उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह लहर बच्चों के लिए अति घातक साबित होगी, बाल आयोग द्वारा फुल कमीशन की बैठक रखकर इसकी पूर्व तैयारी की गई है। तथा मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि बाल आयोग की टीम के द्वारा प्रदेश भर में कई जिलों के अस्पतालों में निरीक्षण किया व साथ ही साथ सभी जिला कलेक्टर को बाल आयोग द्वारा पत्र के माध्यम से बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड कोविड सेंटर, जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता, साथ ही साथ थर्मामीटर की उपलब्धता, अलग से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्र में जहां एम्बुलेंस की कमी है, वहां बच्चों के लिए ऑक्सीजन समेत अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की भी बात कही। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कई हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने सक्रियता से, चाहे वो जोधपुर कलेक्टर रहे हों, चाहे पाली, चाहे बाड़मेर, डूंगरपुर या नागौर, इन सभी कलेक्टर महोदय ने सक्रियता दिखाते हुए अपने अपने जिलों में इन सभी को परिपूर्ण किया है और कई जिलों में मेरे स्वयं के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है। माननीय, बाल आयोग द्वारा पिछले 2 वर्षों से बालकों से संबंधित सभी क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए कई हमारी बच्चियां जो शिक्षा से महरूम हो रही हैं, ड्रॉप आउट बच्चियां आ रही हैं, उसके लिए भी बाल आयोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा को पत्र लिखकर उन सभी बच्चों के आइडेंटिफाई करने की बात भी बार बार हर वक्त कही है। चाहे पॉक्सो से संबंधित मामला हो, चाहे जेजे एक्ट का मामला हो, आज जो हमारे प्रदेश भर में सभी सीसीआई में जो बच्चे रह रहे हैं, जो बच्चियां रह रही हैं, उसको लेकर भी महोदय मुझे बताते हुए खुशी होती है कि प्रदेश भर के सभी बालिका गृह व किशोर गृह के सभी स्टाफ गणों का, कर्मचारियों का 100% वैक्सीनेशन आज हो चुका है और पूरे प्रदेश भर में 1 से 2 जिलों के अलावा कहीं पर भी बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचनाएं नहीं आ पाई हैं। साथ ही साथ बाल श्रम जैसी बात जो है वो बाल आयोग, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे वो फ्रीडम फंड हो, चाहे वो बचपन बचाओ हो, उन सबके साथ में मिलकर बखूबी अपना कार्य कर रहा है और बच्चों को काम नहीं कलम पकड़ाओ जैसे और संस्थाओं के साथ में मिलकर प्रेरित कर रहा है। जहां तक स्वास्थ्य व पोषण की बात है महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन में कई आप द्वारा जिस तरह से बजट में घोषणा की गई थी सैनिटरी नैपकिन्स की मुफ्त, वो उस बाद लॉकडाउन के रहते ये व्यवस्था कुछ छिन भिन सी हो गई थी। जैसे ही बाल आयोग के संज्ञान में यह मामला आया, तुरंत बच्चियों ने भी कई बार फोन करके फेसबुक के माध्यम से स्वयं मुझे भी बताया, तुरंत प्रभाव से चाहे टोंक जिला रहा हो, चाहे अलवर जिला रहा हो, उन सब जिलों में स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से, साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आदेश पारित करवाकर उन बच्चियों को पुनः सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्थाएं सुचारू करवाई। साथ ही साथ दिव्यांगजन से संबंधित मामले भी बाल आयोग पूरी तरह से गंभीरता से लेता है। महोदय, पिछले मार्च माह से
जो बाल श्रम में बच्चे अन्य राज्यों से आए थे, चाहे वो बिहार से आए थे, चाहे झारखंड या गुजरात, लगभग 1000 की संख्या के बच्चों का बेहतर व योजनाबद्ध तरीके से पुनर्वास बाल आयोग ने बाल अधिकारिता विभाग व श्रम विभाग के सहयोग से किया। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय राजस्थान सरकार के सहयोग से उन सभी बच्चों को अपने अपने राज्यों में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से भिजवाया गया। व बाल आयोग ने इन सभी बाल आयोग के अध्यक्षों व मेंबर सेक्रेटरी के साथ वीसी के माध्यम से बैठक रख उन बच्चों के बेहतर पुनर्वास हेतु बात कही और बच्चों के बार बार अन्य राज्यों में नहीं आए उसको लेकर भी कार्य योजना बनाने के प्रयास किया है। महोदय, साथ ही साथ वैक्सीनेशन हेतु भी कच्ची बस्तियों, ग्रामीण में जहां पर लोग भयभीत हैं, डरते हैं कि वैक्सीनेशन से पता नहीं क्या होगा, उसको लेकर भी बाल आयोग पूरी तरह से मुहिम चला रहा है और उन सब तक वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, इसको लेकर पूरी तरह से जागरूकता ला रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे भारत में प्रथम स्थान वैक्सीनेशन को लेकर प्राप्त किया गया है, उसी मुहिम पे, उसी प्रेरणा को देखते हुए बाल आयोग भी पूरी तरह से कटिबद्ध है प्रत्येक तक वैक्सीनेशन करवाने हेतु। महोदय, जहां तक अनाथ बच्चों की बात है, जहां पर भी अनाथ व बेसहारा बच्चों की सूचना प्राप्त होती है, उसके लिए बाल आयोग तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर महोदय से कहकर पालनहार योजना से जोड़ने का कार्य, साथ ही साथ आपके द्वारा बनाई गई गौरवधाई योजना, उत्कर्ष योजना के साथ जोड़ने की कार्य बखूबी कर रहा है। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि बाल आयोग ने जैसे जैसे इन मामलों का संज्ञान लिया, तो वो चाहे जोधपुर कलेक्टर हो, चाहे भिलवाड़ा हो या कोटा हो, उन्होंने 2 ही दिन में उन सभी बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा। इन सभी क्षेत्रों में आयोग अहम भूमिका निभा रहे हैं एवं आगे भी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। मैं इस ध्याय के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज की ऑनलाइन वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजेंद्र सिंह यादव, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। आपसे आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री टीकाराम जूली जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्या जी, शासन सचिव श्री समित शर्मा जी, शासन सचिव श्री नीरज के पवन साहब, आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता, डिपार्टमेंट से श्री महेश चंद शर्मा जी, एडीजे श्री राजीव शर्मा जी। बच्चे हर देश का भविष्य और उसकी तस्वीर होते हैं। बच्चे ही किसी देश के आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं। आज का सशक्त बचपन कल का सशक्त भारत की उक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हुए बच्चों के वर्तमान में निवेश करने की आवश्यकता है। राज्य की 41% जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्ष 2010 में राज्य में बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग एवं वर्ष 2013 में पूरे देश में अग्रणी पहल करते हुए अलग से बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2020 की बजट घोषणाओं में की पालना में बच्चों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा गत वर्ष नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत वात्सल्य योजना, समर्थ योजना एवं बाल मित्र योजना को लागू की गई है। बाल अधिकारी गठित की गई है। विभाग द्वारा अपेक्षित बच्चों की देखरेख पूरी परिवार के जिलों में कुल 40 राजकीय बाल देखरेख संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सभी जिला मुख्यालय पर
बालकों के लिए तथा सभा संभाग मुख्यालय पर बालिकाओं के लिए संस्थाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 132 बाल देखरेख संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों में बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में भोजन, वस्त्र और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए निर्धारित राशि में 0.8% की बढ़ोतरी की जा रही है। बच्चों के बेहतर परिवेश एवं विकास परिवार में ही संभव है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गोद देने के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ऐसे उपेक्षित बच्चे जिन्हें किन्हीं कारणों से दत्तक ग्रहण में नहीं दिया जा सकता अथवा ऐसे बच्चे जो लंबे समय से बाल देखरेख संस्थानों में आवासरत हैं, उन्हें परिवार के माध्यम से देखभाल उपलब्ध कराने के लिए नवीन वात्सल्य योजना एवं गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना की गई है। मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद के लिए वर्तमान में राज्य के 31 जिलों में भारत सरकार के सहयोग से चाइल्ड लाइन 1098 सेवा का संचालन किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन 1098 द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल श्रमिकों की पहचान एवं मुक्ति का कार्य किया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल श्रम एवं बाल दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों की देखरेख और पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति गठित की गई है। समिति द्वारा ऐसे बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में राज्य के भीतर 1799 तथा 570 राज्य के बाहर बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान भी 350 से अधिक बाल श्रमिकों को बिहार राज्य में पुनर्वासित किया गया है। पुलिस द्वारा इनके नियोक्ता एवं दलालों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार द्वारा जनजाति बहुल क्षेत्र में बाल श्रम एवं इससे संबंधित परिवहन पलायन की समस्या का अध्ययन करके इसके समाधान हेतु अभिशंसा देने के लिए डॉक्टर शांता सिन्हा की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है, जिसकी अनुशंसा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा बालकों के ऊपर विशेष प्यार रहा है और उन्होंने हमेशा विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद की है, हमेशा ध्यान रखा है। ऐसा मुख्यमंत्री विरले हैं। मुझे बहुत दिन पहले की एक बात याद आती है। 1990 के दशक में भदोई जहां कालीन बनते हैं तो वहां से बहुत एक्सपोर्ट होता था यूरोपियन कंट्रीज में। उस समय कोई शिकायत हुई, दिल्ली से जर्मन दूतावास से वहां लोग गए और उसका उस समय जब देखा तो वहां बहुतायत में बाल श्रमिक कर रहे थे और उन्होंने उस समय यूरोपियन कंट्रीज ने उस पर बैन लगाया। तब वहां में दिल्ली में हम देख रहे थे कि उसके लिए काफी लोग आके वाणिज्य मंत्रालय में कि साहब ये गलत हुआ है, मगर इतनी अच्छे तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने उस समय बाल श्रम के लिए जो किया, उस अवेयरनेस को जब हम देखते हैं तो हम राजस्थान को उसके परिणति मानते हैं। तो हमारे यहाँ अभी बहुत इतना बड़ा प्रदेश होते हुए हम लोग इसमें काफी मजबूती से बाल श्रम को रोकने में कामयाब हैं और जो कमी है उसको आने वाले 1 साल के अंदर और हम कोशिश करेंगे, हमारे बहन बेनीवाल जी और हम सब मिलके, भाई टीकाराम जूली जी, कि आप सब मिलके हम बाल श्रम को पूर्णतः इसको यहाँ राजस्थान में रोकने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। श्री टीकाराम जूली, माननीय राज्य मंत्री, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार। आप वेब एक्स के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनम्र आग्रह अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। सम्माननीय
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, मेरे साथी मंत्री बड़े भाई राजेंद्र यादव जी, संगीता बेनीवाल जी, कैलाश सत्यार्थी जी, निरंजन आर्य साहब, राजीव शर्मा जी, नीरज के पवन साहब, समित शर्मा जी, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद बाल आयोग की हमारी सदस्य वंदना व्यास जी, सभी सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सभी कलेक्टर साहिबान, सभी एसपी साहिबान, सभी श्रम विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अध्यक्ष सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए हमारा सहयोग कर रहे प्रयासरत सभी एनजीओ के साथीगण, मैं आज इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर पिछले 2 वर्षों में हमने एक टारगेट बना के काम किया है। हमारे विभाग के अधिकारियों ने अन्य विभाग से सामंजस्य करके काम किया है। मैं इस अवसर पर संगीता बेनीवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी बाल श्रम का कोई भी मामला नज़र में आया है वो स्वयं पहुँची है, उनकी टीम के सदस्य पहुँचे हैं और लगातार हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस दिशा में उन्होंने काम किया है। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे यहाँ के बच्चे गुजरात के अंदर जाते हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, वहाँ के बच्चे राजस्थान के अंदर आते हैं और हम लगातार प्रयास भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर अभिभावकों की सहमति रहती है। अभिभावक खुद स्वयं वहाँ पे उनको छोड़ के जाते हैं किसी न किसी बहाने से, जिसकी वजह से लगातार बाल श्रम बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम काम करने की इच्छा शक्ति हो और हम काम करना चाहें तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के कलेक्टर साहिबानों को कि जिन्होंने पहली बार बीटी कॉटन के अंदर जो बच्चे काम करने जाते हैं उन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया, चेक पोस्ट नाके लगाए गए, बसों तक की तलाशी ली गई। और धन्यवाद इस चीज़ का भी देना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर जो कंपनी, जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, वह गुजरात के अंदर जाके भी उन्होंने उन कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की। अगर हम काम करना चाहें तो कोई काम बड़ा नहीं है और निश्चित तौर पर काफ़ी प्लान हम लोगों के द्वारा बनाए गए, लेकिन कोरोना की वजह से अब की बार जो हम सोच रहे थे वो काम नहीं कर पाए। लेकिन जब यूएनओ इसको विश्व बाल श्रम निषेध वर्ष मना रहा है तो अभी हमारे पास 7 महीने बाकी हैं। अभी 5 महीने गुजरे, इन 7 महीनों के अंदर जिन लोगों को इस पे कार्रवाई करनी है वो सारे लोग आज इस एक मंच पे मौजूद हैं। अधिकारी कर्मचारी से लेकर एनजीओ और सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पे काम करना है, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं हम आज से ये शपथ लें, और आज से ही नहीं अभी से ये शपथ लें कि हमें बाल श्रम को रोकना है एनी हाउ, किसी भी हालात के अंदर। बात करने से काम चलेगा नहीं। कितने सालों से लगातार सरकारें योजनाएं बना रही हैं, लेकिन हम अभी नज़ीर पेश कर रहे हैं जयपुर की, कि पहली बार जयपुर के अंदर जो कार्रवाई हुई उसमें जो दोषी लोग थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हुई? इससे पहले हम उन लोगों को आजीवन कारावास क्यों नहीं करा पाए? हम क्यों नहीं इस प्रकार का प्रावधान रखें कि जो भी अगर इस प्रकार का व्यवसाय करता है, उद्योग है, धंधा है, बिजनेस है, इसके अंदर अगर बाल श्रमिक कोई भी मिल गया तो उसको जिंदगी में कभी भी उस कारखाने को परमिशन मिलेगी नहीं, उसकी सील हट ही नहीं सकती। इस प्रकार का कानून राजस्थान के अंदर बनना चाहिए। मैं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूँगा। आपका हृदय बहुत बड़ा है,
आपने हमेशा समाज के किसी भी वर्ग को, अभी तक ऐसा नहीं है जिसका कल्याण करने में कोई कमी छोड़ी हो। और बच्चों के लिए भी अभी आपने युवा कोष की स्थापना की 100 करोड़ रुपए की। पालनहार योजना के अंदर मुझे पता है कोरोना का काल जब पिछली साल आया था, आपने एक ही निर्देश निकाला कि 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी पालनहार योजना के वंचित लोग हैं, जिनको आज तक पैसा नहीं मिला है, उन सबको पैसा मिलना चाहिए। साल 2-2 साल की जो पेंडेंसी थी, 1 सप्ताह में आपने सबकी खत्म कर दी, सब लोगों को पैसा मिल गया। तो इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज अभी इस प्रकार का, एक तो आप, मुझे पता है आप इस प्रकार का एक पूरा डाटा आपने संकलन किया है प्रदेश के अंदर कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कोई फंड भी बहुत ही जल्दी जारी करने वाली है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मुझे अंदेशा है कि आज के समय में जिस प्रकार से कोविड से मौतें हुई हैं, उसमें ये संभव है कि आने वाले समय में बाल श्रम बढ़े, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है माँ बाप दोनों चले गए या पिता चला गया, घर का कमाने वाला सदस्य चला गया, तो उन बच्चों की बाल श्रम के अंदर कहीं ना कहीं उनकी भूमिका हो सकती है। तो हम इस प्रकार की राजस्थान के अंदर कार्य योजना बनाएं कि जो बच्चों के जो विद्यालय, जो स्कूल हैं, उनकी सब प्रकार की आवासीय सुविधाएं राजस्थान के अंदर उनकी हम वहन करें, उनको किसी भी प्रकार की कोई उन बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ऐसे कुछ नए विद्यालय हमें बनाने की मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि शांता सिन्हा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट का सर्वे हुआ है, वो समिति की रिपोर्ट आप लागू करवाएं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी एक बात आई थी मेरे से पूर्ववक्ताओं ने रखी कि पुनर्वास की जहां बात आती है वहां पे पूरी कार्रवाई नहीं हो पाती, या जो दोषी लोग हैं उन पे हम कार्रवाई करते हैं तो वो उससे बच निकलते हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो बच्चे हम यहाँ से उनको मुक्त कराते हैं, उनको उनके राज्य के अंदर हम भेज देते हैं, तो उसी दिन जो कार्रवाई हो जाती है वो हो जाती है, बाकी उसके बाद वो बच्चे वापस आ नहीं पाते। और इसका लाभ लेके जो भी व्यक्ति है संबंधित, वो इससे बच जाता है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कड़े प्रावधान करने की जरूरत है कि उसी समय उन बच्चों को दोबारा नहीं बुलाया जाए और उसी समय उनकी पूरी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इससे उन काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का लाभ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो वापस दोबारा आते नहीं और उनकी राशि भी वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। ऐसी कई बार संभावना रही है कि वो राशि भी उन बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है। जो मौके पर राशि हमने दी वही मिलती है, बाकी नहीं मिल पाती है, और जो दोषी है वो भी बच जाता है। तो इस पर भी हमें कुछ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आपके निर्देशन में श्रम विभाग, सभी और जो हमारे सहयोगी विभाग हैं, उन सब लोगों से मिलकर हम काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कैलाश सत्यार्थी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। निश्चित तौर पर उनके अनुभवों से हमें लाभ मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज और अभी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। अभी से ही हम क्यों नहीं ये संकल्प लें कि हमें आज से इस काम के अंदर लगना है। ये मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा। पुनः सब लोग जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आप आज की इस ऑनलाइन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ही तरह, जिनके हृदय का एक बहुत बड़ा कोना सदैव बच्चों के लिए समर्पित है, बच्चों के विकास, बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अनुरोध, उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे विशेष अतिथि कैलाश सत्यार्थी, श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, डॉक्टर समित शर्मा जी, शासन सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता, डॉक्टर नीरज पवन जी, सचिव श्रम व नियोजन विभाग,
महेश चंद्र शर्मा जी, आयुक्त राजीव शर्मा जी, एडीजी, और तमाम इस प्रोग्राम जुड़े हुए तमाम हमारे कलेक्टर साहबान, एसपीज, एनजीओ के तमाम पदाधिकारीगण और सदस्यगण, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग के अधिकारीगण और जो भी प्रदेश में जुड़े हैं इस चाइल्ड ओपन बीसी में, तो प्रिय भाई और बहन, मुझे खुशी है कि आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो यूएन द्वारा घोषित किया गया है 2021 वर्ष को, आज विश्व बाल श्रम दिवस है। इस मौके पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती है बहुत बड़ी देश के सामने और प्रदेश के सामने। अगर देश में 3 करोड़ से अधिक लोग बाल श्रमिक हैं तो राजस्थान में 27 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि राजस्थान देश के 2-3 राज्यों में आता है जहाँ पर समस्या सबसे अधिक है। तो ये अपने आप में चुनौती हमारे सामने भी है और समय समय पर राज्य सरकार राजस्थान ने भी कई कदम उठाए हैं, कई कानून पास किए। अभी जिक्र किया मंत्री जी ने उसका, मैं उसमें वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। निदेशालय बना दिया, बाल आयोग बना दिए, जिला स्तर तक नेटवर्क बन गया, जिला कलेक्टर कई कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे हैं और 1915 के अंदर भी पुनर्वास का कानून बन गया बाल श्रमिकों का। और उसके बाद में 1986 के अंदर कानून बन गया किस प्रकार से बाल श्रमिकों की रोक लगे, जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर तब से ही। तो ये समय समय पर प्रयास तो हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी कैलाश सत्यार्थी जी बैठे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है और जिसके लिए राजे ने कहा कि लंबे समय से ये बचपन बचाओ आंदोलन को चलाते आ रहे। ये इतना सेंसिटिव मामला, ये इतना संवेदनशील मामला कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप इसको इस रूप में लें कि किसी परिवार का एक बालक गायब हो जाए, गुम जाए, तो उस परिवार में क्या बीतती है। और जब गायब हो जाता है या तस्करी हो जाती है उसके बाद में उस बच्चे के जीवन में या उस बच्चे को किस रूप में यूज किया जाता है, बाल श्रमिक के रूप में या एंटी सोशल एलिमेंट बनाने के लिए या और कोई तरीके से, तो उस माँ बाप को मालूम नहीं होता है, वो ढूंढते रहते। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ सालों से पुलिस ढूंढ रही है, हाईकोर्ट तक कहीं जाते हैं और आप ढूंढ नहीं पाते हो। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर जितनी रिसर्च करें उतना कम है, क्योंकि ये कोई संख्या बताने से या हम जो अभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं कैलाश सत्यार्थी जी पता नहीं वो क्या सोचते होंगे, मेरा मानना है कि ये हम कितने साल कोशिश करते आए हैं और अगले साल लो 50 साल काम कर लो उसके ऊपर, तब भी ये संख्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, जब तक कि इसके मूल समस्या में नहीं जाएंगे हम लोग, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे इसका हल क्या हो सकता है। और हल क्या हो सकता है, जो हालात है देश के, जो हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, जहाँ पर हमको विकसित राष्ट्र है नहीं, तो जो मजबूरियाँ हैं, मजबूरियों को नहीं पहचानेंगे हम, उन मजबूरियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये बाल श्रमिक की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाए। बाल श्रम हो, चाहे बाल विवाह हो,
चाहे बालकों के प्रति हिंसा हो, किस रूप में ये समस्या है हम सोच सकते हैं। बाल विवाह भी होना, क्या बचपन के अंदर गोद में लेके विवाह हो रहे हैं, और राजस्थान तो उसके अंदर बहुत अग्रणी है। तो ये सब समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको बहुत ही गहराई से जाने की आवश्यकता है, और मैं अनुभव करता हूँ कि इसमें जितनी सरकार की भूमिका है उससे बड़ी भूमिका एनजीओ की हो सकती है। जैसे कैलाश सत्यार्थी दीदी ने एनजीओ बनाया और रिकॉग्नाइज किया उनको दुनिया ने, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एनजीओ किस प्रकार बनाएं इन बाल श्रमिकों को लेके, बालकों की समस्याओं को लेके अधिक से अधिक एक नेटवर्क पैदा करें पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और सरकार का उनको प्रोटेक्शन मिले, संरक्षण मिले, सहयोग मिले। खाली एनजीओ बनाने से काम नहीं चले। एनजीओ तो बहुत काम कर रहे हैं बेचारे, अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनकी एक लिमिट होती है काम करने की। जब तक सरकार उसको सहयोग नहीं करे, एक प्रकार से सरकारी स्पॉन्सर टाइप एनजीओ हो, सरकार का सहयोग मिले सब तरह से उनको, जो उनकी आवश्यकता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वो और ढंग से पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए उनको, उनके अपने काम करने के अंदर, सब तरह से उन एनजीओ को उस रूप में सशक्त करें, ऐसे एनजीओ बने और वो जन जागरण अभियान चलाए। ये समस्या और ढंग की समस्या है। कुछ लोग कहते हैं साहब कि परिवार वाले खुद ही भेज देते हैं बच्चों को। बिल्कुल हकीकत है ये। क्यों भेजते हैं? कई लोग तो पैकेज दे देते हैं परिवार वालों को, आदिवासी लोगों के अंदर गुजरात भेज देते हैं। तो जो हम भेजते हैं उसी ढंग से यूपी में, बंगाल में, पंजाब से, दिल्ली से, जहाँ से बच्चे आते होंगे, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। पूरी यूपी भरी हुई है, ये बाल श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं। राजस्थान में अभी बताया कि किस प्रकार से कितने तरह के उद्योग हैं यहाँ पर, जो जैम पॉलिशिंग, आरा तारी, कारपेट बनाने के लिए, इन भट्टों के लिए, घरेलू कामकाज, कचरा बीनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानें, कृषि कार्यों में, चाय की थड़ियों पे, ढाबों पे। आप सोच सकते हैं कि ये तो भरे पड़े हैं और कोई कोशिश करने में कमी नहीं रखता डिपार्टमेंट भी, पर कोई कर सकता है? ये संभव है कि जितना नाम मैंने लिया, सब जगह लाखों जब मानते हैं, 27 लाख लोग काम करते हैं, क्या 27 लाख लोगों तक हमारी पहुंच है क्या? या पहुंच सकते हैं क्या? चाहते हुए सरकार पहुंच सकती है क्या? अब हम लोग पहुंच सकते हैं क्या? तो जब तक ये जागरूकता ही नहीं हो कि जिसमें इस तरह बच्चे ये काम करने में आगे आए ही नहीं, ये स्थिति कैसे बने? और वो जब तक सक्षम नहीं होगा परिवार, तो इससे जुड़ा हुआ है आर्थिक स्थिति यदि परिवार की ठीक नहीं है तो कई परिवार वाले खुद भेजते। कानून कहता है कि आप बच्चों का श्रम नहीं करवा सकते हो। परिवार कहता है मेरे तो पेट की मजबूरी है, मैं तो इनको बच्चों को भेजूंगा, और भेज रहे हैं बिना डिक्लेयर किए हुए। ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को पहचान करके जब तक हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे या कुछ सोच डेवलप नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के मुल्कों की स्टडी नहीं करवाएंगे कि किस दुनिया के मुल्क में बाल श्रम नहीं है, वहाँ क्या क्या उपाय किए गए हैं, या किस तरह का श्रम होता है, कम होता, ज़्यादा होता है, ये तो डिपेंड करेगा सर्वे पर। अगर इस लेवल पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि रास्ता कुछ मिले हमें भी। वरना मैं तो जब खुद आप समझ लीजिए 32 साल पहले मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में, तो टेक्सटाइल का और बाल श्रमिकों का बहुत बड़ा संबंध है। मैंने जो यूपी का नाम लिया आपको, कारपेट, गलीचे, जो भी समस्या आती है सब उसी में आती है, और वहाँ पे बाल श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी थी। तब से मैं तो दिख रहा हूँ। तो आज ये जो समस्या है, ये बहुत मैं बधाई दूंगा संगीता बेनीवाल को और डिपार्टमेंट के दोनों सेक्रेटरीज को कि आपने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पे आज जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर भी है,
जिसके लिए कहा गया कि इसको एलिमिनेट कैसे करें, तो यूएन ने सोच समझ के इसके लिए इसको चुना है और इसमें हमारे कैलाश सत्यार्थी जी का योगदान भी है। उनके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। हमें गर्व है कि वो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में रहना पसंद किया मैंने कोविड के वक्त में। ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है राजस्थान सरकार को तो है ही है, पर साथ में यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटी को, यहाँ के मैनेजमेंट को, जो कोविड का मैनेजमेंट हुआ है उसमें सब विभागों का, सब अधिकारियों का, सब एनजीओ का, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, आम जनता का जो माहौल उन्होंने बनाया सबको साथ लेके चलने का, उसका परिणाम है कि यार शानदार व्यवस्था रही। कहाँ दिल्ली का राजस्थान, और कैलाश सत्यार्थी जी दिल्ली के रास्ते आके राजस्थान रहे हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, कोई ऐसा हाई पावर कमेटी बनाए, इसके लिए कमेटी बनाए, छोटी कमेटी बनाए जिसमें एक्सपर्ट लोग हों और वो तय करे, अपनी रिपोर्ट तय करे, रिपोर्ट बनाए इसके लिए अलग से कि हम राजस्थान को मॉडल स्टेट कैसे बना सकते हैं। हमारी रिपोर्ट ऐसी है जो हमारे तो काम आया है, पूरे देश में काम आए। अगर हमारा एक बंदा यहाँ काम करता करता नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त कर लिया कैलाश सत्यार्थी ने, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसा काम करें देश के अंदर कि जो कैलाश सत्यार्थी जैसे आदमी हमारे बीच में व्यक्तित्व हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें लीड लें, जिसमें दो बातें हो जाएगी। तुम 2-3 नंबर में आए हुए हैं देश के अंदर, वो स्टिग्मा है बहुत बड़ा। ये बाल श्रम कोई सामाजिक बुराई नहीं खाली, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा कलंक है। ये बाल बच्चों को आप जिंदगी उनकी इतनी लंबी पड़ी रहती है, उसको आप समाप्त कर देते हो बाल श्रमिक के रूप में। ना वो पढ़ाई कर सकता, ना वो कोई उसके जो मानव संसाधन पैदा हो सकता देश के लिए, या जो भगवान ने उनको एक अवसर दिया है, पता नहीं वो अपने, अगर उसको अवसर मिले तो पता नहीं उनमें कौन आदमी कहाँ पहुँच जाए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर दे देश के लिए, समाज के लिए, वो सब समाप्त हो जाता है। बचपन जिसका बिगड़ जाता है तो आप सोच सकते हो उसमें फिर क्या स्थिति रहती होगी। ये स्थिति जो है, गोद लेने वाली बात भी आपने कही, तो रोज अभी विज्ञापन भी आ रहे हैं केंद्र सरकार के भी, और हमें भी चाहिए कि हम लोग भी उसका प्रचार करें कि कोविड के अंदर जो ऑर्फन हो गए बच्चे, उनको सीधा कोई गोद लेने की बात नहीं करें, कानून की प्रक्रिया अडॉप्ट करें, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और हमने अभी 100 करोड़ रुपए रखे हैं पंडित नेहरू के नाम से, उसका उपयोग कैसे हो ढंग से, उसके लिए समीर शर्मा जी और पवन बैठे हैं। ये लोग सोचेंगे कि किस प्रकार से हम, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चाचा नेहरू ही कहलाते थे, उनकी जो भावना थी बच्चों के लिए, उनकी जो सोच थी बच्चों के लिए, इसीलिए पंडित जी को आज भी बच्चे याद करते हैं। तो उनकी जो सोच थी उसको आधार बना के हम लोग क्या कर सकते हैं। बाल श्रम भी रुकेगा, बालकों का भविष्य भी उज्जवल बनेगा, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय पर तो जितना कई तक कम है, परंतु मेरा मानना है कि राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है। और अभी हमने एक प्रयोग अच्छा किया राजस्थान के अंदर, जहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया। इसके माध्यम से जो मुझे आंकड़े दिए गए कि 2021 जनवरी तक जो है सभी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, तो 8,10,000 बच्चों को उपचार के लिए रेफर किया गया। मतलब आप कल्पना करें कि राजस्थान में 3 साल ये अभियान चला, उसमें 8,10,000 बच्चों के को मालूम जानकारी प्राप्त हुई कि ये कोई प्रॉब्लम इनको है। उसमें 6 लाख बच्चों का इलाज भी हुआ, 1,734 बच्चों की सर्जरी हुई हार्ट की। तो आप सोचिए, अगर ये सर्वे नहीं होता, हार्ट सर्जरी टाइम पे नहीं होती, पता नहीं जिंदगी में उनको कब तक जिंदा रहते। और 1,724 बच्चों की अन्य सर्जरी हुई।
तो ये ऐसे प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी टीकाकरण बराबर होता रहता है राजस्थान के अंदर भी, टीकाकरण में तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी इंटरेस्ट लेना ही चाहिए बच्चों के लिए। और जो जो अभियान बच्चों के लिए चल रहे हैं उसमें तो सरकार पीछे नहीं रहेगी, पर सवाल इस बात का आता है कि जब तक हम लोग समस्या के मूल में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उस पर जो हमारे पास इतने साधन नहीं है, मान लीजिए, तो तरीका ये कि हम परिवारों में जागरूकता का अभियान चालू करें, किस प्रकार बच्चों को उनको रखना है, सरकार क्या मदद कर सकती है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम कई योजना चला रहे हैं, जैसे पालनहार योजना है, 5 लाख बच्चे करीब उसमें मेरे ख्याल से जुड़े। 5 लाख बच्चे जुड़ना बड़ी बात है। तो इसी रूप में हमने जो ये अभियान चालू कर रखा है, कोई न कोई योजना बनती जाए जिससे कि हर परिवार के पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस रहे कि सरकार हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए सक्षम भी है, उनकी इच्छा शक्ति भी है, योजना बना रही है और कमिटमेंट सरकार का है। ये अगर एहसास परिवार को होगा तो वो परिवार खुद तो कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा कहीं जाए। बाकी बात रही है कि तस्करी की, या वो फिर पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम करेंगे। और हम लोग अभियान कितने चला लो बोले आप, जो बाहर के बच्चे आते हैं, लाखों बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, अभियान तो चला के थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर सकते हैं। जैसे संगीता जी ने अच्छा काम किया है, और ये गुजरात बच्चे गए दक्षिण से, तब भी अच्छा काम किया। तो छोटे मोटे प्रयास हम करते जाएंगे, जो हमारी सरकार हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन हो। परंतु ये काम इतना बड़ा है कि जब तक हम लोग इसके लिए नीतिगत फैसला नहीं करेंगे, तब तक ये काम जो है मैं नहीं समझता कि कभी भी पूरा होने वाला काम है। कुछ बच्चों को आप रिहेबिलिट करेंगे, कुछ बच्चों को आप छुड़ाएंगे। हम लोग संतुष्ट तो हो नहीं सकते उससे, क्योंकि जितना छुड़ाएंगे उससे डबल चले जाएंगे वापस उसके अंदर। ये प्रक्रिया जो है रुकनी चाहिए। इस पे मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी कोई कमेटी बना के इसमें काम करे। अभी जो कोविड की समस्या आई है, इसके लिए भी सरकार ने एक्सरसाइज करी है, और मैं चाहूँगा कि ये जो उसमें बाल हमने अनाथ बच्चों को लिया है, अनाथ बच्चों को किस प्रकार से अभी से ही कैसे उनको पैकेज मिले जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बल्कि मैं यहाँ से चाहूँगा डिपार्टमेंट जो इन अनाथ बच्चों को जो पैकेज दे रहे हैं हम लोग, उसके उन बच्चों को रजिस्टर्ड करे अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और जो पैकेज दिया जा रहा है उसका कैसे वो उपयोग करेंगे वो गाइड भी करें। उनके लिए गाइडलाइन अलग निकाले, गाइडलाइन निकाले, क्योंकि एक कहना चाहिए कि कोविड महामारी है, ये विश्वव्यापी महामारी है। और इसमें ये कोविड, इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा आप सबको, आप खुद का ध्यान रखें, खुद के परिवार का ध्यान रखें और पब्लिक का ध्यान रखें, क्योंकि ये कोविड जो नया आया है B16172, जिसका नाम रखा है WHO ने डेल्टा, अभी 2 दिन पहले जानकारी मिली, एक बहुत ही ये खतरनाक तरीके घातक तो पहले महसूस हो ही रहा था हम लोगों को, जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा पूरे देश के अंदर प्रदेश में। परंतु अब तो साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो गया है कि ये कोरोना बहुत घातक है। इंग्लैंड में, अमेरिका में भी गया है, कुछ वहाँ पे संख्या में वहाँ बहुत तेजी से फैलने लग गया है डेल्टा। ये आपके कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है कि ये एक प्रकार से वैक्सीन को ही बाईपास कर देता है, या वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम कर देता है। ये सब बातें आ रही है। वो तो टाइम बताएगा कि इसमें स्थिति क्या बनती है, परंतु फैलता बहुत तेजी से है, घातक है, मृत्यु दर ज़्यादा है, हार्ट और लंग्स को इफेक्ट जल्दी करता 2-3 दिन में। पहले वाला लहर थी उसमें तो 5-10 दिन लगते थे, ये तो 3-4 दिन लेट आया आप अगर अस्पताल में, और सीधा CT स्कैन कराया, मालूम पड़ा आप तो 25 में स्कोर आ गया, आपके 10 आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। तो आप सब इसका ध्यान रखें। और
इन बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि ये जो आज का दिन हमने चुना है, तो अभी मैं समित शर्मा कहूँगा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि वो इसको पूरा पढ़ के सुना दे, इसको पैकेज को। और ये पैकेज जो है बाद में मैं समझता हूँ इसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। कम से कम बच्चे जो है ऑर्फन, इनका मॉनिटरिंग करना जरूरी होगा, ये दिमाग में रखें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारे मंत्री जी ने कहा, जोली साहब ने भी और यादव साहब ने भी, कि हम सब एक संकल्प लें कि बच्चों के लिए हम जिंदगी में जहाँ हमें मौका लगे वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपके निर्देशानुसार सर पूरे राज्य में, क्योंकि आपकी जिलों की टीमें भी यहाँ बैठी हैं सर, बहुत अच्छा कोविड प्रबंधन में काम हुआ है सर। आपकी वीसीज हमने अटेंड करी है, मेरे ख्याल से पूरे देश में शायद ही इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑलमोस्ट देर रात तक चलने वाली और इतनी सघन मॉनिटरिंग हुई होगी सर। और न सिर्फ आपने जीवन की रक्षा पे ध्यान दिया सर, बल्कि जो जीविका है या जीवन यापन के लिए भी ध्यान दिया सर। और किस प्रकार 3,500 की राशि पहले और इस बार 1,000 की राशि दोनों किस सर सभी जो 33 लाख असहाय और निराश्रित परिवार थी सर, उनको भिजवाई जा चुकी है सर। इसी क्रम में जो आपके निर्देश थे सर, तदनुरूप योजना तैयार की गई है सर। और उसमें जो ऐसे बच्चे जो कोरोना महामारी से जिनके माता पिता दोनों का साया जिनके सिर से उठ गया है सर, या कोई एकल जीवित थे परिवार, मान लीजिए कोई फादर की डेथ पहले हो गई और मदर की अब कोरोना काल में हो गई सर, तो ऐसे जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए सर आपने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के निर्देश दिए थे सर, जो तैयार कर दी गई है। और इसमें जो अनाथ बालक बालिका होंगे सर, उनको तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है सर। साथ में जब तक वो 18 वर्ष तक के नहीं हो जाते तो प्रति माह उनको 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि जो सभी कलेक्टर साहिबान है इसको ध्यान से नोट भी करते जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि इसको तत्काल अपने कोई सहायता देने की आवश्यकता है। और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वे भी इसको कृपया नोट कर लें। तो अनाथ बच्चों के लिए पहले 1 लाख का तत्काल अनुदान, 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता। फिर वो 12वीं तक की पढ़ाई कर सकें तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा जो आवासीय विद्यालय हैं अथवा छात्रावास है उनके माध्यम से। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जो छात्राएं हैं उनको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास है उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। जो छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जिसकी अभी मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह ही स्वीकृति प्रदान की है, उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। जो युवा हैं उनको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो पैकेज है इन बच्चों के लिए है। साथ में जो महिलाएं ऐसी थी जिनकी पति की मृत्यु हो गई, वो भी गंभीर संकट में है, उसको देखते हुए पति की मृत्यु के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं के लिए भी सहायता राशि है। 1 लाख रुपए एक मुश्त एक्स ग्रेशिया राशि उसको उनको दी जाएगी। इसके साथ 1,500 रुपए प्रति माह जो विधवा पेंशन है वो दी जाएगी। आप ध्यान करें, अभी जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं उसमें अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग राशि दी जाती है और उसमें सालाना आय की एक बाध्यता भी है। ये जो राशि दी जाएगी 1,500 रुपए प्रति माह, इसको सालाना आय की अनिवार्यता से भी मुक्त रखा गया है और इस सभी आयु वर्ग की विधवाओं को ये राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी। साथ में ऐसी महिलाएं जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी 1,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह जो राशि है उनको अडल्ट होने तक यानी कि 18 वर्ष की आयु तक उनको प्रदान की जाएगी। तथा सालाना अगर जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पोशाक, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्कूल की सामग्री के लिए सालाना 2,000 रुपए का लाभ उसमें दिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि ये जो योजना है, मैं समझता हूं कोरोना से सर जो विशेषकर जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनको इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और महिलाओं को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समित शर्मा जी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की इन घोषणाओं के लिए। श्री महेश चंद्र शर्मा, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग, आपसे निवेदन करना चाहेंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में
मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान का हार्दिक धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए न सिर्फ समय दिया अपितु बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम के संबंध में हमें मार्गदर्शन भी प्रदान किया और साथ ही जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के रूप में जो पैकेज की घोषणा की है उससे निश्चित रूप से काफी लाभ प्राप्त होगा। मैं विभाग की ओर से श्री टीकाराम जी जूली माननीय मंत्री महोदय श्रम एवं नियोजन विभाग एवं श्री राजेंद्र सिंह जी यादव माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं श्रीमान कैलाश सत्यार्थी साहब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का भी हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान में विराटनगर क्षेत्र में स्थित हमारे बाल आश्रम में रह करके इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ शरीक हुए। श्रीमती संगीता बेनीवाल जी अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिनकी पहल के ऊपर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इस सफल कार्यक्रम का आयोजन के लिए हमें प्रेरित किया। साथ ही मैं मुख्य सचिव महोदय एवं अतिरिक्त महानिदेशक महोदय पुलिस तथा उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहिबान, एसपी साहिबान, हमारे बाल कल्याण समितियों के सभी अध्यक्ष और सदस्यगण और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सभी सदस्यगण का भी हार्दिक धन्यवाद, इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं समस्त मीडिया, पत्रकारगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कार्यक्रम के व्यापक कवरेज के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करता हूं कि बाल अधिकारिता विभाग राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पूर्ण दृढ़ निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे और विभाग भविष्य में भी अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर सहभागिता के साथ बालकों के संरक्षण के लिए समन्वित रूप से हम कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद एवं आभार। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार।